नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में छप करके आपके चयन को सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन आपका जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? इपिग्राफी में। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको लिखे हुए मिलेंगे जो कि मैं करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको व्याख्या के तौर पर मिलेंगे जो कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक सुनेंगे कि मैंने किन किन चीज़ों की व्याख्या की है, किन किन क्वेश्चंस को करवाया है। वो सभी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं इपिग्राफी। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। और प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कांसापर्ण। और प्राचीनतम सिक्कों को आपका आहत भी कहा जाता है। तो देखिए, आपने यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो आपके जो भी 4 आश्रम है, जैसे कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, इस प्रकार के जो आपके 4 आश्रम बताए गए हैं, उन आश्रमों का वर्णन आपकी किस उपनिषद में मिलता है? तो ज्वालोपनिषद में। चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ज्वालोपनिषद में। बात की जाए आपके सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद में। किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद में। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है। तो सबसे प्राचीन और जो प्रमाणिक स्मृति है वह है आपकी मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। देखिए, बस एक बार कंटेंट पर भरोसा कर करके देखिए और प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट है आपका, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है आपका फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका छपना तय होता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी SSSC पैट की, एसटेट की, रेलवे की या NTPC की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, इनमें से एक क्वेश्चन इतिहास से जरूर बन जाता है कि कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया। तो अल बरूनी किसके शासनकाल में आया? महमूद गजनवी के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और जो इब्न बतूता था आपका, यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और वेनशोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनशोंग आपका चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था जो कि सेलुकस निकेटर का दूत था। प्रश्न पूछा जा चुका है कि सेलुकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो वह था आपका, कौन था? मेगास्थनीज। डायमेकस नामक जो राजदूत था, यह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। और बिंदुसार का संबंध भी आपका मगध साम्राज्य से है। और डायोनिसियस जो है आपका, डायोनिसियस, यह राजदूत आया था अशोक के शासनकाल में। देखिए, बस एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आप इन चीज़ों को तो आसानी से याद कर लेते हैं कि फाहियान, इब्न बतूता, वेनशोंग इत्यादि किसके शासनकाल में आए। जो आपकी कन्फ्यूजन और क्वेश्चन के गलत होने की 100% पॉसिबिलिटी होती है वो होती है डायमेकस और डायनोसियस के बारे में। तो आप याद रखेंगे कि डायमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में, जबकि डायोनिसियस आया था अशोक के शासनकाल में। और कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो यकीन मानिए ये दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए होते हैं। तो इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से देखेंगे। अगला आप देखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? कलिंग राजा खारवेल से। यानी कि कलिंग के जो नरेश राजा थे आपके, खारवेल कलिंग राजा से संबंधित है आपके हाथी गुम्फा अभिलेख।
और प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से। देखिए, अभिलेखों से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख का संबंध किस शासक से है, या किस अभिलेख में किस चीज का वर्णन किया गया है, किस अभिलेख का प्रमाण किस राजा से संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। और ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। अगला हम देखेंगे मंदसौर अभिलेख, और मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन से। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? यशोवर्मन से। नेक्स्ट है आपका एरण अभिलेख, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरण अभिलेख आपका भानुगुप्त से संबंधित है। और 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा जो सती प्रथा का अंत है, या बात की जाए सती प्रथा का प्रमाण, सती प्रथा का प्रमाण आपका मिलता है एरण अभिलेख में। और किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त से। यह क्वेश्चन आपसे 1, 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितनी बार लगातार पूछा जा चुका है कि एरण अभिलेख का संबंध किससे है, या सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। उम्मीद करती हूँ अब तक के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो इतिहास में आपके कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें किसी ना किसी उपनाम से भी जो है अधिक विख्यात किया गया है, अधिक जाना गया है। तो लंपट मूर्ख के नाम से जो आपके जाने जाते थे वह थे जहांदर शाह। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदर शाह को। नेक्स्ट है आपका घृणित कायर। तो घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता है? घृणित कायर के नाम से। नेक्स्ट है लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो इतिहास में आपके लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास में साक्ष्य भी मिलता है कि इन्होंने उस झोपड़े का निर्माण शुरू तो करवा दिया था, लेकिन उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो लाख बख्श की उपाधि किसे दी जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है रंगीला बादशाह। देखिए, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना गया? मुहम्मद शाह को। और जिंदा पीर के नाम से पूरे इतिहास में जो सबसे ज़्यादा विख्यात, सबसे ज़्यादा खूंखार शासक रहा है मुगल वंश का, वह था औरंगजेब। नेक्स्ट है आपका शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। तो उम्मीद करती हूँ ये जितने भी उपनाम मैंने बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे, और अब तक आपने उन चीज़ों को जो है अपने दिमाग में सेट भी कर लिया होगा। तो लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घृणित कायर फर्रुखसियर, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक, रंगीला बादशाह मुहम्मद शाह, जिंदा पीर औरंगजेब, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान। यकीन मानिए, बस आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और आप धीरे धीरे करके कब कैसे लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में प्रश्न याद कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की बस यही खासियत है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करवाना। आप पढ़िए कम, रिवाइज ज़्यादा कीजिए, यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है CU की रचना के लेखक हैं। जो ये CU की नामक रचना है, इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके वेनसोंग। और वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? अभी अभी मैंने आपको बताया कि वेनसोंग आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वेनसोंग भारत में क्यों आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में तो आया था, लेकिन यह भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया हुआ था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। नेक्स्ट है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की? इसका हिंदी में जो अर्थ है उसे कहते हैं भारत की खोज। तो किताबुल हिंद या भारत की खोज नामक रचना के लेखक हैं आपके अल-बरूनी। नेक्स्ट है, अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो अल-बरूनी था वह किसके शासनकाल में आया था? तो अल-बरूनी आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। और इसने किस पुस्तक की रचना की? तो किताबुल हिंद की रचना की। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध है आपका कल्हड़ से। राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है? कल्हड़ से। अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं आपके अबुल फजल। देखिए, प्राचीन इतिहास से जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं उनका एक सेपरेट वीडियो पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट आपके लिए पहले से बना दी गई है, प्राचीन भारत का इतिहास।
उसमें आपके महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि प्राचीन इतिहास की हैं वह सभी एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। जिसमें आपकी 10 कुमार चरित किसकी रचना है, तो दंडी की है। नील दर्पण दीनबंधु की है। हर्षचरित बाणभट्ट की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अष्टाध्याय जो कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है उसके रचनाकार आपके पाणिनि है। मृच्छकटिकम रचना शूद्रक की है। और माध्यमिका सूत्र यानी कि शून्यवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो नागार्जुन ने दिया था। किरातार्जुनियम भारवी की है। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको कुछ चीज़ें रिटन के माध्यम से दी जाएंगी और कुछ चीज़ें व्याख्या के माध्यम से, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए सिर्फ 10 मिनट हुआ है और आपने अभी तक कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस व्याख्या प्लस रिटन माध्यम से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपके अलाई दरवाजा को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग श्रीनगर में किसके द्वारा बनवाया गया। यह प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शालीमार बाग का जो श्रीनगर में बनवाया था, स्थापित करवाया था, वह करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था, जहांगीर ने, जो कि आपके न्याय की जंजीरों के लिए भी प्रसिद्ध था। अगला है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। इतिहास में जो आपके एक वर्णन मिलता है नालंदा विश्वविद्यालय का, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वह किसके द्वारा करवाई गई है, कुमारगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, पुराणों में अशोक का वर्णन किस नाम से मिलता है। तो सबसे पहले तो आप जान लेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण आपके 18 हैं और उपनिषद आपके 108 हैं। और पुराणों में अशोक को जिस नाम से जाना जाता है, वर्णन मिलता है, वह है आपका अशोक वर्धन। तो पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, अशोक वर्धन के नाम से। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। आक्रमण करने के बाद ऐसा कहा जाता है, इतिहास में प्रमाण मिलता है कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है अशोक के, जिसमें उसने हृदय परिवर्तन की बात की है। चूंकि आपके कलिंग युद्ध में काफ़ी रक्तपात हुआ, जिससे जो अशोक का हृदय था वह द्रवित हो गया और उसने फिर कभी दोबारा हिंसा न करने का वचन ले लिया था। तो अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है आपका, अशोक को पुराणों में क्या कहा गया, अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किस ईस्वी में किया, तो 261 ईसा पूर्व। और यह अपने राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष आक्रमण करता है 261 ईस्वी में। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया। तो भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन अशोक के द्वारा ही किया गया था। देखिए, अशोक को सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है और अशोक ने काफ़ी ऐसे काम किए जो किसी भी शासक के द्वारा नहीं किए गए। जैसे कि इसने क्या किया कि सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किया। इसके साथ साथ श्रीनगर की स्थापना भी आपके अशोक के द्वारा ही की गई थी और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि सर्वप्रथम भारतवर्ष जो ये शब्द है इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। किस में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाएं क्या कहलाती थीं। तो मौर्य साम्राज्य में जो महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से वेश्यावृत्ति को अपना लेती थी उन्हें कहा जाता था रूपजीवा। क्या कहा जाता था, रूपजीवा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो मानकिर्या मान्यखेत को इसने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। राष्ट्रकूट शासक जो है आपके कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा रहा है और कृष्ण प्रथम ने ही आपके कैलाश के एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर जो है आपका, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो हम पहले ही जान चुके हैं, दंती दुर्ग, जिसकी राजधानी मानकिर्या मान्यखेत थी। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का संस्थापक था कजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कजुल कड़फिसेस। और इसकी राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। और इसने अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में मथुरा को चुना था, यानी कि द्वितीय राजधानी मथुरा को बनवाया था। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म दो शाखाओं में किस संगीति में विभाजित किया गया। तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में किस संगीति में विभाजित हो गया था, और वह दो शाखाएं थी आपकी हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगीति के द्वारा विभाजित किया गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो कि कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिसमें आपकी पहली बौद्ध संगीति राजगृह में की गई, जो कि 483 ईसा पूर्व संपन्न हुई, और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई, और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न की गई, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि आप पढ़ ही चुके हैं कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न की गई। तो इस प्रकार आपने एक प्रश्न के साथ साथ अपने 3 से 4 क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं कि बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। नेक्स्ट है सूफी संत जिन आश्रम व मठों में रहते थे वह कहलाते थे। जो सूफी संत थे वह जिन आश्रमों में, स्थानों में, मठों में रहते थे उनको क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था खानकाह। देखिए ये सभी 1 लाइनर क्वेश्चन इतिहास विषय से बिल्कुल छटे हुए प्रश्न हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और फिर भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट देखेंगे अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। तो अकबर के द्वारा जो दास प्रथा का अंत किया गया था वह 1562 यानी कि 1562 में किया गया था। तो अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था। अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था। देखिए अकबर के शासनकाल में कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे जिनकी डेट आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं। तो 1562 में तो इसने दास प्रथा का अंत किया, वहीं इसने तीर्थ कर जो नहीं लेने की बात कही थी वो 1563 में कही गई थी कि तीर्थ कर नहीं लिया जाएगा। जो लोग तीर्थ कर दे करके यात्रा करते हैं उनसे तीर्थ कर नहीं लिया जाएगा, ऐसा इसने 1562 में कहा। और 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो उसके जो जीवन काल से संबंधित इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, जिनमें है आपका दास प्रथा 1562 में समाप्त की, जजिया कर उसने 1564 में समाप्त किया, और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की जो कि 1582 में की। यकीन मानिए ये तीनों डेट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस सन में की गई। तो आपके किस ईस्वी में की गई? 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था। तो दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति था आपका बीरबल, और बीरबल का जो मूल नाम है वह है महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मुगल काल में सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई किसके शासनकाल में हुई। तो औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई किसके शासनकाल में हुई? औरंगजेब के शासनकाल में। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आना सिक्के का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। तो आना सिक्के का प्रचलन आपका शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। शाहरुख नाम का सिक्का किस शासक ने चलवाया। शाहरुख नाम का सिक्का बाबर के द्वारा चलवाया गया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि तुझके बाबरी का जो है लेखन किस भाषा में किया। तो तुर्की भाषा में किया। यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गुलाम वंश का संस्थापक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी, कब नींव डाली थी? तो 1206 ईस्वी में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। देखिए गुलाम वंश के बाद ही आपका खिलजी वंश आया था। तो 1206 से लेकर के 1289 तक आपका कौन रहा है? गुलाम वंश रहा है। और 1290 में आपके खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ खिलजी वंश के जस्ट बाद ही आपका तुगलक वंश आया था, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। वह थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है आपका
चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में रही? तो जहांगीर के शासनकाल में। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि जहांगीर चित्रकला में खुद भी इतना माहिर था कि वह किसी भी चित्र को देखकर यह आसानी से बता सकता था कि पूरे चित्र में किस जो है चित्रकार के द्वारा उस चित्र में जो व्यक्ति बना हुआ है उसकी नाक बनाई गई है, होंठ बनाए गए हैं। अलग अलग चित्रकार भी अगर किसी एक चित्र को बनाते थे तो जहांगीर देख करके बता देता था कि इसमें से कौन सा पार्ट किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसे जहांगीर को चित्रकला का काफ़ी शौक भी था और उसने अपने शासनकाल में सर्वाधिक चित्रकला को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। ऐसा भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, प्रमाण भी है कि अनपढ़ और बिना पढ़ा लिखा आपका शासक कौन था? तो बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ शासक था आपका अकबर। परंतु इसके शासनकाल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में काफ़ी बात की जाए धर्म ग्रंथ थे जो कि फारसी में थे या अन्य भाषाओं में थे, उनका हिंदी में रूपांतरण करवाया। कई हिंदी लेखों का फारसी और उर्दू में रूपांतरण करवाया ताकि मुस्लिम लोग भी उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। नेक्स्ट है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। देखिए, शाहजहां के शासनकाल की सबसे बड़ी स्थापत्य कला की जो आपको इमारत दिख रही है वह दिख रहा है ताजमहल। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर और इनकी बहुत ही ज़्यादा चरमोत्कर्ष तरीके से बढ़ावा देने के कारण संस्कृति के इतिहास को देखते हुए आपके भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल जिसे कहा जाता है वह है गुप्त काल। और गुप्त काल में ही आपके मूर्ति बनाने की कला का भी प्रचलन किया गया था। गुप्त काल में ही मूर्ति बनाने की कला का भी प्रचलन किया गया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त काल की स्थापना आपके श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार हमने 20 से 22 मिनट में अपने टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और ये तो आप खुद ही बताएंगे कि आपने टॉप 50 नहीं बल्कि लगभग टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए होंगे व्याख्या को ऐड करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। प्रत्येक टॉपिक को टच किया गया है, इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को निकाला गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के बहुत ही जल्दी आऊँगी। जितनी जल्दी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी जो है इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, और इसी प्रकार आपकी टॉप 50 की श्रृंखला चलती रहेगी जब तक कि आपके इतिहास विषय के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर ना कर लिए जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है। और तब तक के लिए क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रहें और अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें। धन्यवाद।